नमस्कार दोस्तों, युक्ति आइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ये संस्थान का नंबर है, अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। भारतीय सेना के लिए रेवेन और स्पाइक फायरफ्लाई का अधिग्रहण का विचार। देखते हैं क्या ये रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर से नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रेवेन और इजराइल के स्पाइक जुगनू का अधिग्रहण करने की संभावना है। ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग कि रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे डीएसी कहते हैं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर से नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रेवेन और इजराइल के स्पाइक जुगनू का अधिग्रहण करने की संभावना है। अब हम बात करते हैं एरोवायरमेंट RQ-11 रेवेन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। RQ-11 रेवेन एक रिमोट नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन है जिसे हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। यह एरोवायरमेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित रक्षा ठेकेदार द्वारा निर्मित किया गया है। ये देखिए, ये फिगर के माध्यम से बताने का यही फिगर है, देख लीजिए। RQ-11 रेवेन 45 to 97 किलोमीटर प्रति घंटे की बीच की गति के साथ जमीनी स्तर से 500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। RQ-11 रेवेन 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब कितना किलोमीटर टोटल उड़ान भर सकता है? 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्पाइक फायरफ्लाई क्या है। स्पाइक फायरफ्लाई को इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है। ये देखिए स्पाइक फायरफ्लाई है। स्पाइक फायरफ्लाई में यह क्षमता है कि इसे एक सैनिक अपनी किट के एक भाग के रूप में ले जा सकता है। देख लीजिए कितना छोटा है, इसे सैनिक कोई भी अपने एक किट के रूप में लेके जा सकता है। इसमें लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता है और एक ओबोट या वेव अप क्षमता भी है जिससे ऑपरेटर स्पाइक फायरफ्लाई को वापस कमांड में सुरक्षित रूप से बुला सकता है। स्पाइक फायरफ्लाई का वजन जो होता है 3 किलोग्राम होता है। यह इजराइल द्वारा विकसित सबसे नई तकनीक में से एक है। इसे पहली बार इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने मई 2020 के महीने में अपने रक्षा बलों के लिए ऑर्डर किया था। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल जो था आज का, भारतीय सेना ने जो रेवेन और स्पाइक फायरफ्लाई का अधिग्रहण का विचार किया है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि रेवेन कहाँ का है और स्पाइक कहाँ का है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि RQ-11 जो रेवेन एक रिमोट नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन है जिसे हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। यह एरोवायरमेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित रक्षा ठेकेदार द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये फिगर है, फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिएगा। इसकी प्रति घंटे की जो स्पीड है और कितना उड़ान भर सकता है ये भी आप लोग देख लीजिए। इस बार फ्लाई जो इजराइल के द्वारा है ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं डीएसी क्या है। रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहते हैं, देखते हैं क्या है। सशस्त्र बलों की स्वीकृति आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। डीएसी की अध्यक्षता जो करता है वो रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता है। जो डैक जो होता है रक्षा अधिग्रहण परिषद, इसके जो अध्यक्षता जो है रक्षा डिफेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। यहाँ पे नोट करके बताया गया कि डैक अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। तो डैक जो है रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है, संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोविड-19 और आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया है। कोविड-19 लॉकडाउन के समय देश भर में कार्यरत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने योग और कल्याण के 6.53 लाख सत्र आयोजित किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की पहुंच 8.8 करोड़ लोगों में से।
जिसमें से 1.41 करोड़ लोगों में हाइपरटेंशन का पता चला है। 1.34 करोड़ लोगों में से मूक, स्तन या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से प्रभावित हैं। 1.12 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। जून 2020 में 5.62 लाख रोगियों को उच्च रक्तचाप की दवाएं प्रदान की गईं, जबकि 3.77 लाख मधुमेह के मरीजों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं। 31 दिसंबर 2019 तक देश भर में 29,365 स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र थे, जिसे 2020 की पहली छमाही अर्थात जनवरी से लेकर जून तक में देश भर में 12,425 अतिरिक्त स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन किया गया है। 1 जुलाई 2020 को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की कुल संख्या जो थी 41,790 थी। ठीक है, तो जो लेटेस्ट डेटा जो है 1 जुलाई 2020 को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की संख्या जो है 41,790 है। अब ये देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएचसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत का प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत अनुशंसित किया गया है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है कोई भी पीछे ना छूटे। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य देख लीजिए। ये देखिए आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जी का फिगर है यहाँ पे। 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार होंगे लाभान्वित। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज होगा। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होगा कैशलेस इलाज होगा। 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। ये फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया गया है। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये देख लीजिए आप लोग। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली, जिसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर को समग्र रूप से संबोधित करना है। आयुष्मान भारत अबाध्य स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक बड़ा कदम है। इसमें 2 अंतर संबंधित घटक शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे जिसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र क्या है। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर 1,50,000 अर्थात 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की। यह पहल व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश है। इन केंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ, गैर संचारी रोगों सहित नैदानिक एवं मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इन स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की परिकल्पना अपने क्षेत्र की संपूर्ण आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सार्वभौमिकता के लक्ष्य से की गई है। स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम की रचना व्यक्तियों और समुदायों में स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने और लोगों को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए की गई है, ताकि वे जटिल बीमारियों और उनसे उत्पन्न जोखिम से सुरक्षित रह सकें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे लोग पीएमजे के नाम से जानते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई थी। डेट देख लीजिएगा, कई बार पूछा जा सकता है ये किसी भी पेपर में। आयुष्मान भारत जिसे पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जिसमें माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया कराना है, जो भारतीय आबादी का लगभग 40% है। ये डेटा दे दिया गया, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के अभाव और व्यावसायिक मापदंडों पर आधारित है। यहाँ पे नोट करके बताया गया कि पीएमजे को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, जिसका प्रमोशन 2008 में हुआ था, का विलय पीएमजे में किया गया है। इसीलिए पीएमजे के तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया जो 2 आरएसबीवाई में उल्लिखित थे। अभी आरएसबीवाई क्या था? पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। लेकिन
2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है, अर्थात वो जो जो पहले चले आ रहे थे प्रवृत्ति वाले, वो जो 2008-11 के डेटाबेस में मौजूद नहीं थे। पीएमजे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है। तो ये पूरा का पूरा डेटा देख लीजिएगा, पहले किस नाम से जाना जाता, अब किस नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड संबंधी नवीन समझौता। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेटग्रिड वन स्टॉप डेस्टिनेशन के माध्यम से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से डेटाबेस सूचनाओं को एकत्र कर उनका उपयोग करने तथा बैंकिंग और टेलीफोन वितरण से संबंधित डेटाबेस सूचनाओं तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म विकसित करने में मदद करेगा। यह समझौता नेटग्रिड को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के माध्यम से डेटा सूचना तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ऐसा मंच है जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। सभी राज्य पुलिस स्टेशनों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस समझौते के माध्यम से नेटग्रिड द्वारा संदिग्ध के विवरण के बारे में जानकारी जैसे पिता का नाम, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण को पता किया जा सकेगा। नेटग्रिड खुफिया और जांच एजेंसियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। इस परियोजना को 31 दिसंबर 2020 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से इसको पूरा का पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब आप बात करते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड आखिर है क्या, जो इतना नेटग्रिड किया जा रहा है। नेटग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान सूचनाओं के संग्रहण के अभाव की बात सामने आई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया, लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका था। 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेटग्रिड की स्थापना की गई है। यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवाद हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है। नेटग्रिड द्वारा बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो ये देख लीजिए, जस्ट ए क्लिक ऑफ द माउस अवे ऑल योर डेटा। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है। तो ये देख लीजिएगा, यह विभिन्न चरणों में डेटा प्रदान करने वाले संगठनों और उपयोगकर्ताओं के समन्वय के साथ ही एक कानूनी संरचना विकसित करता है। नेटग्रिड द्वारा प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों संदिग्ध गतिविधियों की जांच करती है। इसके महत्व को भी देख लेते हैं। नेटग्रिड का महत्व जो है, एयरलाइन या टेलीफोन कंपनी में किसी संदिग्ध सूचना को जानने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सीधे एयरलाइन या टेलीफोन कंपनियों से संपर्क स्थापित करती है। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय सर्वरों जैसे गूगल आदि के माध्यम से साझा किया जाता है। नेटग्रिड यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की जानकारी एक सुरक्षित मंच के माध्यम से साझा की जाए, ताकि डेटा की गोपनीयता जो है सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नेटग्रिड का पूरा डिटेल आप लोग को दे दिया गया है। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके महत्व को भी बता दिया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या, ये भी पूरा बताया गया आपको, क्या क्यों जरूरी था। 26/11 हमला जो हुआ था, आपको सब लोग इससे भली बात परिचित भी होंगे। तो उसकी कमियों को उजागर करने के लिए, अर्थात पहले अगर हमारे पास ये सुविधाएं होती तो शायद हम इस चीज़ों को, शायद 26/11 हमला नहीं होता। जैसे यहाँ पे बताया गया कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को मूर्त प्रदान करके भाई भारत आया, लेकिन उसके आगमन की किसी भी सूचना का किसी विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये नेटग्रिड आया है, ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। महत्व भी बता दिया गया है। चलिए अगला चलते हैं, चुनाव स्थगन से संबंधित निर्वाचन आयोग की सख्तियाँ। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती महामारी के बीच बिहार में चुनाव आयोजित करने को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ रही है। आपको पता है कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार में कई राजनीतिक दल कोविड-19 महामारी के प्रकोप की समाप्ति तक राज्यसभा चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग और चुनाव निलंबन। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के लिए कानून के तहत यह अनिवार्य है कि वो लोकसभा या विधानसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व 6 माह के भीतर किसी भी समय चुनाव आयोजित कराए।
निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक है कि चुनाव की तारीख इस तरह निर्धारित की जाए जब निवर्तमान सदन विघटन हो तो नई विधानसभा अथवा लोकसभा मौजूद हो। ठीक है। बिहार के मामले में चुनाव आयोग को 29 नवंबर को निवर्तमान सदन की समाप्ति से पूर्व विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। वहीं यदि विधानसभा अथवा लोकसभा का विघटन अपने निर्धारित समय से पूर्व हो जाता है तो जहां तक संभव हो निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विघटन के 6 माह के भीतर एक नई लोकसभा अथवा विधानसभा स्थापित हो जाए। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नियमों के अनुसार एक बार चुनाव की घोषणा के बाद वे तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर इस प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है अथवा इसे रोका जा सकता है। जनप्रतिनिधि कार्य अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत निर्वाचन आयोग आवश्यकतानुसार निर्धारित तिथि में परिवर्तन करके चुनाव आयोजित कराने की समय सीमा में विस्तार कर सकता है। इस तरह के विस्तार को लोकसभा या विधानसभा के सामान्य विघटन की तारीख से पूर्व होना अनिवार्य होता है। वर्ष 1991 में निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 153 के इसी प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ प्रयोग करते हुए तमिलनाडु में चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या के बाद 3 सप्ताह के लिए तत्कालीन संसदीय चुनाव को स्थगित कर दिया था। इम्पोर्टेंट है। मार्च 2020 में ही कोविड-19 महामारी के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा 18 राज्यसभा सीटों के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। इसके पहले कई बार बता भी चुका हूँ आप लोगों को। निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे आए। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 153 का प्रयोग क्यों। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत चुनाव की समय सीमा में विस्तार करने की शक्ति का प्रयोग केवल चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद ही किया जा सकता है। अतः चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करना होगा। निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोजित न करा पाने की अपनी असमर्थता के बारे में सरकार को अधिसूचित करना होगा, जिसके पश्चात भारत सरकार और राष्ट्रपति इस संबंध में आगे की रणनीति निर्धारित करेंगे। यहाँ नोट करके बता दिया गया कि इस संबंध में मुख्यतः 2 निर्णय लिए जा सकते हैं। पहला कौन सा निर्णय है, यह कि राज्य में मौजूदा सदन की समाप्ति पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि यह राष्ट्रपति राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री को विघटन के बाद भी कुछ समय तक कार्य जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 केस हो सकते हैं, दोनों केस देख लीजिए। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग पर निर्भर है चुनाव का स्थगन। भारतीय संविधान अथवा किसी अन्य कानून में ऐसा कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिसके तहत चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि अशांति और अव्यवस्था, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन आयोग चुनाव को स्थगित करने का निर्णय ले सकता है जो कि आयोग के नियंत्रण में नहीं है। निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद और तत्कालीन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही चुनाव की समय सीमा में विस्तार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये आज का रहा पूरा का पूरा डीएनए। काफ़ी कुछ पॉलिटी से रिलेटेड था, कुछ आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड था, कुछ साइंस टेक से रिलेटेड था। तो जो भी है आप इसको देखिएगा ध्यान से। इसको जैसे कि मैंने बोला कि भारतीय सेना के लिए रेवन और स्पाइक फायरफ्लाई का अधिग्रहण का विचार किया गया है। और जो डीएसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर से नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन जो रेवन है और इजराइल की स्पाइक जुगनू का अधिग्रहण करने की संभावना है। यहाँ पर एरोवेरनोमेंट RQ-11 जो है, RQ-11 रेवन जो है, इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया, बताया गया आप लोगों को। फिगर देख लीजिए, खास करके स्पीड कितनी है ये सब हो सकता है कि 1 2 3 करके आपसे पूछ ले क्वेश्चन में यूपीएससी में। यहाँ पे स्पाइक फायरफ्लाई देख लीजिए, साइंस टेक से रिलेटेड है आपका।
और डीएसी कई बार आ चुका है, देख लीजिए इसको। फिर कोविड-19 और आयुष्मान भारत योजना काफ़ी हिट योजना है, विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना। क्या उसका पूरा डिटेल था, मैंने पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। और इस फिगर को तो खास करके बिल्कुल आपको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जितने भी डेटा है सब बता दिया गया है। इसके पहले क्या किस नाम से जानते थे, अब किस नाम से जानते थे, 2008 में क्या था, 2011 में क्या है चेंजिंगें हुई हैं, तो सारा का सारा डिटेल बता दिया गया है। तीसरा टॉपिक बताया गया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड संबंधी नवीन समझौता, तो समझौते हुए हैं, क्यों हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को देख लेना चाहिए। खास करके 26/11 के पर्पज़ से जैसे घटनाएं न हो आगे, ईश्वर न करे हो कुछ भी, लेकिन आपको ये सब जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, नई नई चीज़ें हैं, इनको जानना बिल्कुल आवश्यक है आप लोगों को। आप इन सब चीज़ों को देखिए, ठीक है। खास करके यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया गया है कि भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान सूचनाओं के संग्रहण के अभाव की बात सामने आई थी, और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले में कई बार हमले की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया, लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका। तो यही कमियां थी, इस कमियों को दूर किया जा रहा है। नेटग्रिड का महत्व क्या है, चुनाव स्थगन से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या है, निर्वाचन आयोग को चुनाव निलंबन क्या है, सारा का सारा डिटेल, निर्वाचन आयोग क्या है, क्या काम है, कैसे स्थगन क्यों है, किस पर निर्भर है, क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसके आगे, ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का DNA समझ में आया होगा। ये संस्थान का नंबर है, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, चुनाव है देख रहे हैं बिहार में, मैंने आज ही पढ़ाया आप लोगों को, बहुत जल्दी महीने के लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगा बिहार का। तो जिन अभ्यर्थियों को UP-PCS का देना पेपर हो, UPSC का देना हो, BPSC का देना हो, स्टेट PCS देना हो, लोअर देना हो, अपर देना हो, मेंस प्री कुछ भी देना हो, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।